नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, यूजीसी नेट परीक्षा जनवरी 2017 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र है 2017 जनवरी का। विश्लेषण सहित व्याख्या देखेंगे। देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे और बहुत सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन मैं एक आपको अंदर की बात बताने जा रहा हूँ। वो जो चैनल पे पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो क्या करते हैं, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा मेरा मतलब उससे नहीं है कि नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि वो क्या किया है, उसका एक्सपीरियंस क्या है देख लीजिए। उसके बाद अगर वो आप चैनल को फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। मेरा 2000 कहने का यही मतलब था कि मेरा 2019 में दिसंबर में नेट हो गया है। मैं जेआरएफ से थोड़े से बच गया मेरा, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक में पीएचडी कर रहा हूँ। तो बस यही कहना था, जिसे भी पढ़िए जो अच्छा पढ़ा है और जिसको उस विषय के बारे में कुछ जानकारी हो तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। तो देखिए, इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय। एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहेगा। ये 2018 से पहले का पैटर्न है, जब ऐसे ही चलते थे एग्ज़ाम। लेकिन उसके बाद 2019 में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आने लगा। 3 पेपर थे पहले, 2 को पेपर कर दिए 2019 से। जो सेकंड पेपर है 100 मार्क्स का हो गया और फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का। तो जेआरएफ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। वैसे अच्छे टीचर से पढ़े, अच्छे पढ़ाने वाले से पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने विषय में अच्छी पकड़ रखिए और क्वेश्चन पेपर कम से कम एक 5-6 या जितने भी आपके पास है, मैं कहूँगा कि जितने भी आपके पास है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि मोटे मोटे तौर पर क्वेश्चन कैसे निकाल रहे हैं। उससे पता चल जाएगा कि आपको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से भक्ति काल से, आदिकाल से, रीतिकाल से कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है वो, और कैसे किस तरह मॉडिफाई करके वही क्वेश्चन को दोबारा डाल रहा है। ये सब कब पता चलेगा? जब हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब तो नेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मेरा जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसको आप घंटे, 2 घंटे या 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे बहुत हुआ, घंटे या 1.5 घंटे में आप देख के ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसको स्पीड पे चलाओगे तो बहुत बोले तो ये घंटा लगेगा, इसको घंटा 45 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फर्स्ट का है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? तो देखिए, अर्थ है, आंसर है सी। देखिए, किसी वस्तु, हुजवेरी का अर्थ पूछा है फना के अनुसार। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ था किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उससे किसी वस्तु की अपूर्णता होना, सोचिए नॉलेज की अपूर्णता या दूसरी चीज में अपूर्णता, और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, मतलब उसको पाने की इच्छा से दूर हो जाना, वही है हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ। तो देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या में क्या दिया है। व्याख्या पे आते हैं। हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुजवेरी ने कहा है कि जब लोग ये समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेत हो जाता है और उसी की चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाए। समझ में आई बात? रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो देखिए, रास पंचाध्यायी लिखी है रोला छंद में। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया है, रास पंचाध्यायी क्या, रोला छंद क्या है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नंददास, ये पूछ लिया जाता है, थोड़ा सूक्ष्म तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा कवि किस शाखा का है। तो नंददास कृष्ण भक्ति शाखा का है, द्वारा कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कृष्ण की रासलीला, किसकी रासलीला? कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में वर्णन है। देखिए, अनुप्रास के युक्त से साहित्यिक भाषा में वर्णन किया गया है। वियोगी हरि ने
किसने? वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद किसका है? जयदेव का। तो वियोगी हरि ने रास पंचदई को हिंदी का गीत गोविंद कहा है। अष्टचाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य शोष्ठ और भाषा की प्रज्वलता में सूरदास के बाद है। मतलब ये बहुत बड़े कवि है कृष्ण भक्त चाका के। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाही राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही रस नहीं आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के है? तो वो है अहल्या का। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाही राजीव विलोचन भय भय मोचन भव भय मोचन पाही पाही रस नहीं आई, रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त है। विचार अहल्या ने व्यक्त किया। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास हेतु वन में गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने आपित अहल्या की अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया। अगला क्वेश्चन 4वां है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाए हैं? तो वह है गारी गीत मिथिला की स्त्रियों से गवाने वाले हमारे केशवदास जी। तो देखिए व्याख्या है, केशवदास जी ने राम सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाए हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। काव्य कौन सा है? रामचंद्रिका है। उनके बहुत सारे ग्रंथ है, उसमें रामचंद्रिका है, राम पे लिखा गया है। कहते हैं तुलसीदास के रामचरितमानस को मद्देनजर रखते हुए एक रात में रामचंद्रिका को केशवदास ने लिखा था, ऐसा कहते हैं। तो देखते हैं प्रबंध काव्य में, जो कि भगवान श्री राम के चरित्र पर आधारित है, यह 29 प्रकाशों में विभक्त है, मतलब 29 अध्याय में विभक्त है। आगे है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सरसुरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो वो है रहीम जी। तो देखिए, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल, रहीमदास। ब्रह्मा मैं ढूंढियो पुराण गानन दे वेदरिया सुनी चोगने जान, किसकी है? रसकान की है। कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाह थरथराती सो तन फिरे फरात घन महा, रसलीन। वृंदावन बिहारत फिरे राध नंद किशोर नीरद दामिनी जनी संग बोले डोले और रामसा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? तो प्रबंध काव्य कौन सी नहीं है? सुजान हित प्रबंध। वो किनकी है? सुजान हित प्रबंध। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। चंडी चरित्र गोविंद सिंह प्रबंध काव्य, सुजान चरित ये वाला सूदन प्रबंध काव्य, रामचरित सुरति मिश्र प्रबंध काव्य, ये सब प्रबंध काव्य। सुजान हित प्रबंध लास्ट वाला डी वाला, ये है घनानंद जी का। सुजान चरित सूदन का है और सुजान हित प्रबंध किसका है? घनानंद का। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। लिखन बैठी जाकी सभी गति गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी, यहाँ में सभी शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ है चित्र है नायिका के समान। सभी का अर्थ है चित्र नायिका के समान। लिखन बैठे जाकी सभी गहीन गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ चित्र नायिका के समान है, अर्थात जो चित्रकार चित्र बना रहा है वह चित्र अपूर्व सुंदरी नायिका के समान होना चाहिए।
ऐसे होना चाहिए जिसके पीछे संसार, चतुर, चालाक, चितेरे प्रेमी तथा क्रूर, निर्दय सभी प्रकार के व्यक्तियों का सोहित करे, अर्थात उसे पीछे पीछे सभी शब्द अरबी का शबीह है, जिसका अर्थ है यथार्थ चित्र, अर्थात ऐसा चित्र जो नायिका जैसे ही हूबहू हो। आगे देखते हैं। गीत संग्रह के रचयिता, तो गीत संग्रह के रचयिता है रसनिधि। व्याख्या, गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचना है रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित, बारामासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल्ला आदि। रसिक गोविंद की रचना है रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद युगल, रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टेश भाषा। अब देखिए सूरती मिश्र की रचना है। अलंकार माला, रस रत्नमाला, सरस सरसर रस रस ग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं काव्य सरोज तथा रस सागर, कवि कुल्पद्रुम, ये श्रीपति की है। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो वो है शकुंतला नेवाज की। व्याख्या देख लेते हैं। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रजभाषा तथा 1680 में लिखित है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण है। मिश्र बंधु ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विश्लेषण वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर की समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। तो ऊपर का एक्सप्लेनेशन था। अब देखिए 10वां देखते हैं। सुसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? चित्रण किसने किया है? ब्रजवासी दास। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ब्रजवासी दास वृंदावन के रहने वाले तथा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी रहने वाले ब्रजवासी दास वृंदावन के। इन्होंने सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए भावविलास नामक ग्रंथ ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है। इस ग्रंथ में कथा भी सूरसागर क्रम से ली गई है और बहुत से स्थलों पर सूरदास के शब्दों और भाव भी चौपाइयों में रखे गए हैं। इस बात को ग्रंथकार भी स्वीकार करते हैं। यह रचना कुछ ब्रजभाषा में है। देखिए ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन 11वां है। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है बताया है? तो वो है भ्रमरदूत। भ्रमरदूत उनकी नहीं है, शायद नंदास की है मुझे लगता है। देखेंगे आगे पढ़ने पर पता चल जाएगा किसकी है। देखते हैं व्याख्या। भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण की है। तो माफ कीजिए, ये भ्रमरदूत देखिए ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही कृतियां, ग्रंथ हमें कंफ्यूज करते हैं। ये किनकी है? ब्रजभाषा कवि, द्विवेदी युग में ब्रजभाषा कवि सत्यनारायण कविरत्न की है। कविरत्न के समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न ने भवभूति की उत्तर रामचरितम और लॉर्ड मेकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। लॉर्ड मेकाले बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का पूछ लीजिए पता ही नहीं चलेगा। नेट में आया क्वेश्चन, मतलब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है, कुछ महत्व है इसलिए नेट में आया, नेट में दिया है, ये समझ के चलना चाहिए। जबकि गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिडोला 1894, श्रृंगार लहरी कल काशी
विराष्टक आदि रचनाएं द्विवेदी योगीन भरतभाषी कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। नोट देख लेते हैं। रत्नाकर उर्दू में जाकी उपनाम से कविता करते थे। उसके बाद देखिए और एक, रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद, पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचनादर्श शीर्षक से अनुवाद किया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? तो आज अभी आंखों से, देखिए आज अभी आंखों से, लेकिन इनका नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998 आदि रचनाएं प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे 13वां क्वेश्चन। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं क्या है। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र। निर्धन दिन दिन होत है, भारत भव सब भांति, ताही बचाई न को, सकत निजी भुज भूति बलकांति। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आगे है नैन तेल लड़की, घास वो घर टिक्कस लगे, जहां चना चिवैनी मोल मिले, जहां दिन प्रजा कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र। आगे है पूरी अभी की कोटरिया, क्या है? पूरी अभी की कोटरिया सी चिरंजीवी रहो, विक्टोरिया रानी। अंबिका दत्त व्यास। आगे 14वां क्वेश्चन है। फिर परियों के बच्चों से हम सुभगत सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार वो है सुमित्रानंदन पंत। देखिए व्याख्या, पंक्ति और पंक्तिकार। फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। सुमित्रानंदन पंत। आगे काम कुंडल से मंडित शेप, सर्ग अच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भवधास धाम। जयशंकर प्रसाद। आगे है होग फिर से दुर्घर्ष समर, जड़ से चेतन का निश्वासर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, हमको पीड़ा में ढूंढ, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। महादेवी वर्मा। आगे 15th है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता वह है जयशंकर प्रसाद। आगे है, आगे देखिए क्या है। देखिए पंक्ति का सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में। जयशंकर प्रसाद। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। माधवी वर्मा। वियोगी होगा
पहला कभी आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बहे होगी कविता अनजान, सुमित्रानंदन पंत। होगी फिर एक बार शेरों की मांद में आया है आज शार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? तो वह है डी गीतगुंज। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है गीतगुंज 1954 प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। गीतगुंज उनकी है, सुमित्रा पंत की नहीं है, पूछा है यहाँ। देखो युगपद अतिमा सुमित्रानंद पंत की है, उत्तरा भी सुमित्रा, लेकिन गीतगुंज हमारे निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाएं हैं, वो है अनामिका 1923, परिणल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नैपथ्य 1940, अर्चना 1950, आराधना 1953, सांध्या काकली 1956। जबकि अन्य सभी रचनाएं सुमित्रानंद पंत की उच्चवास। उसके बाद आती है ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, युगपथ 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1957, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965, गीत हंस 1970, सत्यकाम 1975। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की है पूछा है, तो ये डी है नीरजा 1935 महादेव वर्मा, वीणा 1927 सुमित्रानंदन पंत, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है 18वां क्वेश्चन, कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता के ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? देखो कैसा पूछ लिया, किस रचना से पूछा है, वो है आत्मजय से। कैसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब वो कविता आप अगर पढ़ी होगी तब भी पता चलेगी कि ये कविता, ये जो लाइन दी है वो किस कविता से है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम आप प्रसिद्ध रचना को पढ़ने के लिए लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपका नॉलेज भी आएगा। यही नहीं, KVS, CNVS, TGT, PGT और DSSS भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी ये काम आएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। यह काव्य पंक्ति कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी रचना से ली गई है। कुंवर नारायण की रचना चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, आत्मजयी 1965, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाज श्राव के बहाने 2008। तो आगे देख लेते हैं 19वां क्या है, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाम नाटकों के लेखक है। चौपट चपेट और मयंक मंजरी उसका लेखक है इन कृतियों का किशोरीलाल गोस्वामी। व्याख्या, चौपट चपेट मयंक मंजरी 1891 दोनों एक ही साल लिखी गई है तथा प्रणयिनी परिणय 1890 के नाटककार किशोरीलाल गोस्वामी है। ओके, अब आगे आते हैं, 19वां खत्म हो गया, 20वें पे आते हैं। देखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑब्वियसली इनसे ही चालू हुई है सभी प्रथाएं, सभी जो रिपोर्टाज हो या जो भी नाटक गीटक आधुनिक में जो भी शुरुआत हुई है भारतेंदु से ही मानी जाती है। आधुनिकता का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल का अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु जी ने किया था। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र 1857 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था।
अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है पूछा है, तो यह है दिल्ली का कलंक। दिल्ली का दलाल इनका है। चंद हसीनों के खतूत, ये भी उग्र जी का है। बधुआ की बेटी, ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। तो इनकी एक आत्मकथा है, बहुत प्रसिद्ध है। वो आत्मकथा हमें पीजी लेवल पे थी, बहुत ज़बरदस्त लिखे है। पूरा ऐसा जो लिखना चाहिए, जो सही में एक उपन्यास, एक लेखक को एक आत्मकथा में जो लिखना चाहिए, जैसा लिखना चाहिए, इन्होंने लिखा है। व्याख्या देख लेते हैं। दिल्ली का कंकाल प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का है, तो यह है दिल्ली का कलंक। प्रकृतिवादी उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन का है। इनके अन्य उपन्यास निम्न है। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, दुराचार के अड्डे 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937। आगे है हिज हाइसेन 1938, मयंक खाना 1938, 3 एके 1940, बेचन शर्मा के उपन्यासकार चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1931, चॉकलेट 1927, ट्रिपल जी 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 1937, फागु के दिन 4 1960, जुहू 1936 आदि इनके उपन्यास हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है, तो वैसे कब तक पुकारूं। आगे देख लेते हैं। कब तक पुकारूं 1957, रांगे राघव। विषय क्या देखते हैं, विषय वस्तु क्या है। जरा मैं पेशा कर्नाट कबीले के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। किस पे, कर्नाट कबीलों के जीवन पर। जरा मैं पेशा कर्नाट कबीलों के जीवन पर। आगे देखते हैं। कोई अजनबी नहीं 1967, शैलेश मटियानी। क्या है इसका, पहाड़ी स्त्री राम रति की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन, शैलेश मटियानी का है वो। नरक कुंड में वास 1994, जगदीश चंद्र। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित है। उसके बाद देखते हैं किस्सा गुलाम 1986, रमेश चंद्र शाह। कथानायक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण। थोड़ा कैमरा सही न होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप 720 में देखोगे HD करके तो ज़रूर आपको दिखाई देगा, कोई बात नहीं है। मैं अगले से थोड़ा और अच्छा फ़ोन लेके निकाल के करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र है, वो है पुरस्कार। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या। अरुण और मधुलिका जयशंकर प्रसाद कृत कहानी पुरस्कार के प्रमुख पात्र है। अन्य सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की कहानियां अशोक, आकाशदीप, चित्तौड़ का धार, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, गुंडा, छोटा जादूगर, ग्राम इत्यादि ये प्रसाद जी की कहानियां हैं। नोट, ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी तथा सालवती 1936 अंतिम कहानी है। 1911 और 1936 इसमें 20 साल तक की कहानियां हैं। 1911 से 1920 साल। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। 24वां क्वेश्चन। भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, वो है काट का सपना। तो काट का सपना किसका है, व्याख्या देख लेते हैं। काट का सपना प्रमुख समकालीन कहानीकार मुक्तिबोध की कहानी है। मुक्तिबोध की कहानियां काट का सपना 1967, सतह से उठता आदमी 1971 आदि है। भीष्म साहनी की कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, पहला पाठ 1957, भटकती राख 1967, पटरियां 1973, वागचू 1978, शोभा यात्रा 1981, निशाचर 1983, पाली 1989, डायन
98 आदि। ये जो है ये सब भीष्म साहनी की है कहानी। आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन है, आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो क्वेश्चन, आधुनिक ईरानी की पृष्ठभूमि पर ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो वो है सात नदियां एक समुंदर। व्याख्या है निम्न उपन्यास का प्रकाशन काल, उपन्यासकार तथा विषय वस्तु। उपन्यासकार है, प्रकाशनकार है, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, उपन्यासकार, विषय वस्तु। देखिए, सात नदियां एक समुंदर 1984, नासिरा शर्मा। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। उसके बाद चक्रव्यूह का देखिए 1988, श्रावण कुमार गोस्वामी। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन है। उसके बाद धूप छाही रंग 1970, गिरीश अस्थाना। द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण है। उसके बाद आता है आखिरी किस्सा लोकतंत्र 1883, विभूति नारायण राय। आगे चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, जयेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है पूछा है। इसमें से कौन सा नहीं है देखना है। 3 उसके होंगे, बाकी एक उसका नहीं होगा। तो वो है, ये है इंसान के खंडर। इंसान के खंडर किसकी है देख लेते हैं। इंसान के खंडर का पहला प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, कब लिखा गया। इंसान के खंडर 1950 नामक कहानी संग्रह प्रमुख समकालीन कहानीकार मोहन राकेश का है। मोहन राकेश का एक कहानी संग्रह है जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। मोहन राकेश के अन्य कहानी संग्रह है इंसान के खंडर वही 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1967। आगे आते हैं मोहन राकेश से बढ़ते हुए जयेंद्र के कहानी संग्रह पर। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब 1940, जय संधि 1948। ये किनकी है? जैनेन्द्र की है कहानी संग्रह। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, वैदिक 27वां क्वेश्चन, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपर्युक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? तो देश धर्म और साहित्य ने पीपल के बहाने नहीं, शरीर की याद आई नहीं में, इसमें है चितवन की छां में। उत्तर है सी। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक सूत्रों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। इस विचार हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित ललित निबंधकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने अपने निबंध संग्रह चितवन की छाह की भूमिका में लिखा है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह चितवन की छाह 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम्पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैं सील पहुंचाई 1967, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कंटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बिन निहारी 1980, निज मुकुर 1981। उसके बाद आता है भ्रमर पत्र 1981, तमाल के झरोकों से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारिणी 1982, आंगन की नियति 1984। आगे है लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, नैरंत्र और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1989, भावपुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन अलम्य है जीवन सौभाग्य है 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागु हुई रे दिना 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चित्रधारा 1995, साहित्य का खुला आकाश
96, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, उसके बाद गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करुण रस 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004, इतने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। आज्ञा ने शेखर के संबंध में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्मा साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। तो आत्मनिबंध। उसके बाद व्याख्या देख लेते हैं। आज्ञा ने शेखर के संदर्भ में अपने निबंध संग्रह आत्मनिबंध 1960 में स्वीकार किया है कि जो क्रिस्टोफर के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्रण रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ आवश्यक प्रेरणा मिली। आज्ञा के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनिबंध 1960, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, भवंती 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, यहाँ और द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सृजना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर 1978। निबंध है उनके निबंध संग्रह। आगे जी के निबंध संग्रह। आगे आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य। युग युग तक का अंधायुग नाटक उक्त संवाद किस अंक के उद्घत है? वह है पशु का उदय। देखिए व्याख्या। नाटक का संवाद, अंकन या उद्घाटन संवाद है। कुरुक्षेत्र से कुछ भीखर न आई, जीता या हारा बच्चा खोजा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नर भक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है, शीश झुका है सिंहासन पर, धृतराष्ट्र मौन बैठे है, संजय अब तक कुछ भी सवाल न लाए। कौरव नगरी। आगे है देखिए कौरव नगरी का हो। और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो वहीं रहने दो, विवस्व को पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम्हारी हो आश्रय अपने अंधे पिता व्रत माता के। गांधारी का शाप। आज इस पराजय की बेला में युग युग तक का पशु का उदय। आगे है तुम जो हो शब्द ब्रह्म, अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती है व्यर्थ। मैं तुम्हें नमन है तुम्हें नमन है, उन्हें नमन करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लजिला का गायन, प्रभु की मृत्यु। 30वां क्वेश्चन है, तो देखिए क्या है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया था? वे है चाणक्य। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य का डर क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही
लूंगा सिंहरण। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मा सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का संवाद है। अगला है 31। काव्य शोभायम कर्तारो धर्मम गुणम। यह किस आचार्य की उक्ति है? बी वामन। आगे है काव्य शोभायम कर्तारो धर्मम गुणम वामन। सुख दुखात्मकोरसम विश्वनाथ। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी मम्मट। हृदयाल्लाहति शशब्दार्थ मयत्वमेव लक्षणम काव्यम लक्षणम आनंदवर्धन। जहाँ समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? वो समासोक्ति। देखिए व्याख्या। समासोक्ति अलंकार जहाँ समानार्थक विश्लेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। देखिए मिलहूं सखी हम तहाँ वहाँ जाही, जहाँ जाही पुनि आउ नाही। सात समुद्र पर वह देशा, कितरे मिलब कित आव संदेशा। व्यतिरेकी अलंकार जहाँ उपमेय की उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए वहाँ व्यतिरेकी अलंकार होता है। कंदन को रंग फीको लगए झलके अति अंगिनी चारों गोराई। आंखिन में आलसानी चित्तोन में मंजू विलासन की परसाई। सहोक्ति अलंकार जहाँ सह संग आदि वाचक पदों द्वारा बहुत से बातों का कथन एवं साथ किया जाए वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। जस प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक घिना वही संग विधाई। विनोक्त अलंकार जहाँ बिना रहित आदि शब्दों की सहायता से एक बिना दूसरा पदार्थ शोभित अथवा अशोभित कहा जाए वहाँ विनोक्ति अलंकार होता है। जे बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। 33वां देखिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह किस आचार्य की उक्ति है? वह है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। नंद दुलारे वाजपेयी का है। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? तो यह है भामा। भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया, कम कर दिया। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया। भामा ने काव्य के मुख्य अंग गुण अलंकार आदि का विषय वर्णन किया था। आचार्य भरत और दंडी ने 10 तथा वामन 20 काव्य गुणों की गणना की है, परंतु सर्वप्रथम भामा ने ही यह प्रतिपादित किया था कि काव्य में 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला है 35वां। देखिए, जब वक्रोक्ति वाक्य की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है
तब उसे क्या कहा जाता है? तो वह है काकु वक्रोक्ति। व्याख्या है काकु वक्रोक्ति अलंकार जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे काकु वक्रोक्ति कहते हैं। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु तुम्हें उचित तप मो कहूं भोगु। अगला है संभगलेशन अलंकार। यहाँ श्लिष्ट पद के खंड करके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वह संभग श्लेष अलंकार होता है। चिर जीवय जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वर्ष भानुजा वे लहधर के वीर। अगला है संभगलेशन अलंकार। जहाँ श्लिष्ट पद का बिना खंड किए दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हो वहाँ संभग श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए पिनसानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। 36वां है इसमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? भामा का कौन सा है? काव्यालंकार आचार्य भामा का है। काव्यदर्श दंडी का है। साहित्य का दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखित गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गरीबीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए मुक्त गगन में व्यास की जगाऊं आग, माखनलाल चतुर्वेदी। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, बालकृष्ण शर्मा नवीन। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पड़ता बाहर दलित की मंत्री की आसन से, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? तो वो है गिरिजा कुमार वातर। नरेश मेहता, केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा ये प्रपद्यवादी है। नकेनवाद भी कहा जाता है इसको। देखिए व्याख्या प्रपद्य का प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन प्रपद्य संकलन किया। प्रपद्य को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इससे में बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, इनके पहले अक्षर को नकेन नाम से दिया है। नलिन न केसरी कुमार के और नरेश मेहता नरेश नाम से नकेन पहले नाम से नकेन दिया है। इनका नाम से प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन बनाया है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। प्रपद्य प्रयोग को साध्य और प्रयोगवाद साधन। जबकि गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि है तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं। अगला है कविता तो कवि की आत्मा का आलोकन है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? यह है रामधारी सिंह दिनकर का। तो देखिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कविता तो कवि की आत्मा का आलोकन है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। रामधारी सिंह दिनकर। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो है सूरदास। व्याख्या वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि पात्र सूरदास पर आधारित है, जबकि अन्य सभी नाटक श्वेत कमल, योग्य क्रांति और बंदनी
विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम है। युग युगांतरी 1979, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सात सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही क्रम भी है अनंत, सुखानंद, सुसुरानंद और नरयानंद। अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद और नरयानंद। भक्तमाल नामदासकृत 1985 में दिए गए रामानंद के शिष्य का सही क्रम अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनातन संप्रदाय। श्री संप्रदाय रामाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्मसाय मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम, तो वो है अंगदर्पण, विरहवारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। अंगदर्पण 1737 रसलीन, विरहवारिश बोधा, व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 प्रतापशाही, मधुर प्रिया पजनेश। 44वां देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम रश्मिरथी, कनुप्रिया, संशय की रात, एक रात, द्रौपदी। रश्मिरथी नेट में नए सिलेबस में गांधारी सिंह 1952, कनुप्रिया 1959, धर्मवीर भारती, संशय की रात 1962, लक्ष्मी मेहता, द्रौपदी 1972, सुरेंद्र वर्मा। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम, तो वह है सी भक्त सर्वस, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार, मधु मुकुल। व्याख्या रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही क्रम, शायद उनकी सभी रचना दी गई है। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, कीर्ति, कार्तिक स्वप्न, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम श्रु वर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम सत्साई श्रृंगार, होली, मधुर मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवरी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्मा, श्री राजकुमार सुखागत पत्र, सुमनोहंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग देवी छदम लीला, प्रातः संस्मरण, मंगल पाठ, दैत्य प्रलाप, उरेहना। उसके बाद तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावणी, वसंत, होली, स्फुटक समस्याएं, मोह दिखावनी, उर्दू का शापा, प्रबोधिनी, प्रांत सुमिरन, बकरी विलाप, स्वप्न चिंतन, श्री राजकुमार, शुभागमन वर्णन, भारत शिखा, श्री 25, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन, पंचक मन, सोपायन, प्रांत स्मरण, स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति, मुख प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्त्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तव, राजा मान लीला, फूल बिछोअल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेलिस के पीड़ित होने पर। उसके बाद 46वां क्वेश्चन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही क्रम विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन, आत्मजयी। तो देखते हैं विष्णुप्रिया
ना 57 महिलेशन गुप्त, उर्वशी नेटमैन है, न्यू सिलेबस, रामधारी सिंह दिनकर 1961, लोकायतन 1964, सुमित्रानंद पंत, आत्मजय 1965, कुंवर नारायण। आगे है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम, तो वह है राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और धूमिल। राजकमल चौधरी 1919 से 1967, श्रीकांत वर्मा 1931 से 1986, केदारनाथ सिंह 1934 से अब तक जीवित है, धूमिल 1936 से 1975। उनके बाद देखिए जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधों का सही क्रम, तो देखिए वह है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और गुलाब राय। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907, श्याम सुंदर दास 1875 से 1938, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931, गुलाब राय 1888 से 1963। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही क्रम, तो वह है यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और रागे राघव। तो यशपाल का 1903 से 1981, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1971, अज्ञे 1911 से 1987, रागे राघव 1923 से 1963। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम क्या है, तो ये है शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उड़ता आदमी और शोभा यात्रा। शरणार्थी 1948, अज्ञे, ठुमरी 1959, रेणु, सतह से उड़ता आदमी 1931, मुक्तिबोध, शोभा यात्रा 1981, भीष्म साहनी। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम क्या है, डी हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और शंकर शेष। हरिकृष्ण प्रेमी 1907 से 1974, भीष्म साहनी 1915 से 2003, मोहन राकेश 1925 से 1972, शंकर शेष 1883 से 1981। 1933 होना चाहिए इसको 1933 होना चाहिए, 1833 मतलब यहाँ आ जाते सबसे पहले, कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो ये हमें कॉमन सेंस लगा के देख के चलना पड़ता है। आगे है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही क्रम, तो देखिए सी अंगद के पाँव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर, मलाल। अंगद का पाँव 1958, शिलाल शुक्ला, अद्यतन 1977, अज्ञे, शिलाल, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, हरिशंकर परसाई, मलाल 1993, कुबेरनाथ राय। 53 नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूचक होते हैं, 5 प्रकार के इन सूचकों का सही क्रम, देखिए वह है सी विषकंबक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाशय, अंकावतार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले एक बार मैंने पढ़ा था, अब चाहे तो देख लीजिए, वहां पे भी आया है, विषकंबक, प्रवेशिका, चूलिका, अंकाशय और अंकावतार। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत सारे हुए चेंज करके डाल देते हैं, ये स्पेशली जैसा है वैसा ही दिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही क्रम है, वो है डी हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी और लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो देखिए व्याख्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है, सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की 40, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1900, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम, द्रौपदी, आठवां स्वर्ग, एक दूनी एक, रतिका, कंगना। उसके बाद है सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन अनुसार द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, और छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, ये इंपॉर्टेंट है सभी, एक दुनिया एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हुए हयात 1993, रतिका कंगना 2010। ये किन के हैं, ये है सुरेंद्र वर्मा के। अगला है, आगे देखते हैं, अब ये आ गए, क्या आ गए, स्थापना तर्क 56 से 65 तक, मतलब 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो देख लेते हैं इसको जल्दी जल्दी। स्थापना, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वही भाव की पवित्र भूमि है। जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वही भाव की पवित्र भूमि है। ओके, इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। देखिए ये तो सही है, लेकिन डी गलत है। जहाँ व्याख्या, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन को लोक जीवन के लय में
समाहित कर देता है अथवा लोक जीवन के मंगल में लीन होकर स्व का अभिमान नहीं करता है, वहीं पर भाव की पवित्रता भूमि होती है, पवित्र भूमि होती है। कविता में विश्व हृदय का आभास यथार्थवादी अवस्था नहीं है, बल्कि कविता में लोक का सत्य चित्रण ही यथार्थवादी अवस्था मात्र आभास है। आगे देखते हैं 75वां स्थापना। काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वाचनीय होता है, निर्वचन किया जाने वाला लोकोत्तर होता है। तर्क है, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो वह है ये सही अर्थ है। काव्य का आनंद लोकोत्तर, लोक से अलग होता है, जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया से परे करता है। इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात यह वर्णन भी अनुभव की प्रक्रिया है जिसे महसूस किया जा सकता है। काव्य के आनंद में मनुष्य को रस की प्राप्ति होती है और यह काव्य रस ब्रह्म के समान आनंद देने वाला होता है। अगला है स्थापना। रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क है, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी भौतिक सत्ता भी होती है। सी दोनों गलत है। रस को ज्ञान से नहीं बल्कि भाव एवं संवेदना से ग्रहण किया जाता है। जहाँ हृदय की वास्तविक अनुभूति होती है वहाँ बुद्धि की सत्ता नहीं होती। अनुभूति संवेदना आधारित और बुद्धि बौद्धिकता तर्क आधारित होती है। 59वां। छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है, क्योंकि उसमें कवि की निजी संवेदनानुभूतियों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिलता। तो ये दोनों गलत है। छायावादोत्तर कविता मात्र विचार प्रधान काव्य नहीं है, बल्कि इस काल की कविता ने सामाजिक चेतना और भावबोध तथा संवेदना और यथार्थ को भी अपने परिवार में शामिल किया है। छायावादोत्तर कविता में प्रयोगवाद जरूर बौद्धिकता और विचार प्रधान काव्य को वरीयता देता है। इस प्रकार के काव्य में कवि की निजी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। अगला है स्थापना। कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है। सौंदर्य सर्जन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि है। सीधे की एक गलत, मतलब स्थापना गलत, तर्क सही है। गलत क्यों है देख लेते हैं। व्याख्या। कला के माध्यम से कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व, कला को हम निजत्व में नहीं करता, निजत्व की नहीं कला की उपलब्धि करता है, और कला को निजत्व कल्याण का मार्ग भी बनाता है। सत्य ही कलाकार की एकमात्र एवं संचित पूंजी है। सौंदर्य का सृजन करना ही व्यापार है। कला के माध्यम से लोक के मंगल का प्रसार करना ही कलाकार की उपलब्धि है। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। ये सही और गलत। व्याख्या। काव्य सौंदर्य तभी पूर्णता को प्राप्त करता है जब उसके भाव पक्ष और कला पक्ष शिल्प पक्ष में सामंजस्य हो। काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपस में संबंध होते हैं, तभी काव्य सौंदर्य पैदा होता है। देखिए 62। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क, ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानकीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। ये सही और सही। व्याख्या। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है, क्योंकि मिथक एक कथा है जो
आदि मानव की विचार शैली विज्ञान धर्म दर्शन आदि की परिपूर्ण आदि से परिपूर्ण है। यह विचार मुख्यतः धार्मिक से संबंधित है, क्योंकि उस समय भारत का मूल विश्वास धर्म में है। 63वां देखते हैं। देखिए, स्थापना। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। श्रृंगार मतलब श्रृंगारिता दिखाना जरूरी है क्या कविता में? तो देखते हैं आगे क्या है। क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंद तक कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। गलत है दोनों, कोई भी कर सकती है, श्रृंगार ही कर सकते हैं, भावधारा आनंद कोई भी देख सकता है, श्रृंगार नहीं देख सकता है ना। तो ये दोनों गलत है। देख लेते क्या है वाक्य। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य नहीं है, बल्कि कविता में श्रृंगार चित्रण ऐच्छिक है, मतलब ले सकते हैं छोड़ सकते हैं, इच्छा के अनुसार है। मात्र श्रृंगार ही पाठक को आनंदित नहीं करता, अन्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस आदि भी पाठक को आनंदित और द्रवित करते हैं। यह सभी कविता पर निर्भर करता है। मतलब किस तरीका की कविता आप वीर रस से लिख रहे हैं, श्रृंगार लिख रहे हैं, शांत करें, आप किस तरह की कविता लिख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। यह कहता है वह कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष इसमें नहीं आ सकता। लौकिक पक्ष नहीं आ सकता, लौकिक पक्ष आ सकता है, तो दोनों गलत है। कविता अलौकिक और आध्यात्मिक नहीं, बल्कि लौकिक प्रक्रिया में भी है। कविता में जीवन का लौकिक पक्ष भी आ सकता है या होता है। देखिए, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया है। तर्क क्या है? इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपज की। तो एक दोनों गलत है। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के साथ सामाजिक जीवन से प्रतिबद्ध रहा और यह अहमवादी नहीं बल्कि रहस्यवादी बन गया। यह आत्मकेंद्रित होकर आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हुआ। छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिक की उपेक्षा नहीं की है। अब मिलन के क्वेश्चन आ गए, मतलब सुमेलित करने के। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये इसका है ये 4-3 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 5। तो देख लेते हैं। जे ही पंखी के नियर होई करे बिहा के बात, सोई पंखी जाई जरी तरी वर होई नेपाल। तुलसीदास तुलसीदास बोल रहा हूँ। जैसी हमको, सूरदास का है क्या सेकंड? हमको सपने हूँ में सोच जा दिन ते बिछुरे नंदता दिन ते यह पहुँच। सूरदास। अब जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुरिया की मुद्री कगना होय। सीधो तुलसीदास। उसके बाद जीभया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, आपो ही कह भीतर रही जूती खात कला कपाल रही। उसके बाद निम्नलिखित पात्रों उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये है 2 3 1 4 2। देख लेते हैं सीधा आंसर पे आके। चंदायन 1979, मुल्ला दाऊद, मैना लोरी का चंदा, सत्यवती कथा 501, ईश्वरदास, ऋतुवर्णन सत्यवती, मृगावती 1503, कुतुबन रुक्मिणी राजकुमार, पद्मावत 1940, जयश्री, राघव चेतन, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती, हंस जाहिर 1731, काशिम शाह, हंस राजा और जवाहिर रानी 68वां। निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। बी है क्वेश्चन। 2 3 4 5। तो देखते हैं। इशारे जिंदगी के आगे, बूंद टपकी एक नभ से, पानी प्रसाद मिश्रा। 4 ईमानदार और नारायण। मेरा प्रतिनिधि रघुवीर साहब। काफी हाउस में एक मेला ड्रामा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। प्रेम पथिक, गीतिका, सांध्यागीत, गुंजन। तो देखिए ये है 4 1 2 3। प्रेम पथिक 1914 जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936 सूर्यकांत निराला, संध्यागीत 1936 महादेव वर्मा, गुंजन 1932 सुमित्रानंद पंत, पंचवटी 1925 महेश गुप्ता। आगे 70वां है
देखिए सुमेलित कीजिए, बी है इसका 2431। 2431 का क्या है? पूस की रात 1930, ऋण समस्या, सत्संग के खिलाड़ी 1924, राष्ट्रीय चेतना, ठाकुर का कुआं 1932, जाति भेद, पंच परमेश्वर 1916, न्याय प्रियता। उसके बाद निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं क्या है, वो है बी 3421। यह पद बंधु था 1954, नरेश मेहता। पात्र है सरस्वती और श्रीधर। सूरज का सातवां घोड़ा 1905 में, धर्मेंद्र भारती। मणि का मुल्ला, अपने अपने अजनबी 1961, सेल्मा। नाचो बहुत गोपाल 1978, अमला नागर, निर्गुनिया। कितने चौराहे 1967, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन मनमोहन और प्रिय व्रत। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए वो है भी 4215। तो देखिए रेशमी टाई रामकुमार वर्मा, लाटरी भुवनेश्वर, पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट, टीडी की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित पात्रों को उनके कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, कोई भी वीडियो बनाना, मैं भी जब यूट्यूब पे वीडियो देखता था ये क्या है ईजी है ऐसा समझता था। कोई भी काम करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ या बहुत कम मेहनत करता हूँ या करते हैं यूट्यूबर्स, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। चाहे वो वीडियो कैसा ही, कौन से भी यूट्यूबर का कैसा ही बने, उसमें मेहनत बहुत होती है दोस्तों। तो इनको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, आपको पसंद आता है तो कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भी भला होगा और थोड़ा बहुत हो सके तो हमारा भी भला होगा इससे। तो आपको तो शेयर या कमेंट या लाइक करने या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, वही आपके यूट्यूब में ऐड होगा, तो आपके यूट्यूब में सब्सक्राइब होगा, उससे हमें भी कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रयास है इससे, ये आप ही का चैनल समझे, इससे आपको कुछ लाभ मिलता है तो हमें उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सम्मिलित कीजिए। यह वीडियो मैं दोस्तों रात के कितने 2 बजे बना रहा हूँ, तो इसके लिए शांत बैठना पड़ता है, सभी की आवाज़ आती है दिन में, तो रात में उठकर नींद ऐसे मार कर बनाना पड़ता है। तो दोस्तों अब आपको इससे लाभ मिल रहा है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम कीजिए, इससे हमें भी कुछ फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा, आपको इससे ज़्यादातर सीखने मिलेगी। अगर एक साथ सभी सामग्री एक जगह अगर ला के आपको दे देंगे तो आपको बस क्या करना है, इसको कान में डाल के सुनना है। आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर निकाल के बुक मंगा के ऐसा पढ़ोगे तो आपको बहुत लेट लगेगी, लेकिन मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ये अगर आप स्पीड करके भी देख लेते हैं, बहुत बोले तो 1.5 घंटे का वीडियो होगा, तो ये आपको 45-50 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इससे आपको लाभ है, हानि नहीं है। तो सोचिए, सोच विचार करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ाने में हौसला दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। नमक का दरोगा 1913, प्रेमचंद। आलोपी दीनी वंशीधर, ये पात्र है, ये कहानीकार है, ये प्रकाशन वर्ष है और ये है कहानी हार की जीत। देखिए प्रकाशन वर्ष का, सॉरी ठेस रेणुका है, सिरचन और मानो पात्र है। रात की जीत, हार की जीत सॉरी पता नहीं है। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, पात्र है बाबा भारती खड़ग सिंह। आगे है आकाशदीप, हिट में लगी है 1928, जयशंकर प्रसाद। इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछ लिया था जून वाले 2019 जून में। चंपा और बुद्धगुप्त, ताई विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। इसका है रामजी दास और रामेश्वरी, 74वां है। क्या है देख लेते हैं, इसको छोड़ के ये 75 मार्क्स का रहता है। एक और एक क्वेश्चन बचा है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आंसर क्या है, सी है। तो इधर ही देख लेते हैं 3 4, अरे यार 3 4 1 2,
वक्रोक्ति सिद्धांत कुंतक, रीति सिद्धांत वामन, औचित्य सिद्धांत क्षेमेंद्र, ध्वनि सिद्धांत आनंदवन, रस सिद्धांत भरत मुनि। जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों उनको उनके गान के साथ सुमेल कीजिए। ये पूछ ले जाते हैं, ये अभी 2 बार से आ रहे हैं तो देख लेते हैं। अरुण मधुमय देश हमारा आकार ने लिया, हिमाद्य तुंग शुंग शेखर शुद्ध भारती समुचला भारती अलका बड़े चलो ये हमारे देश के जब चाइना के साथ वार हुआ था ना, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए हिमाद्य तुंग शुंग शेखर शुद्ध भारती समप्रभा समज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमृत चैन वेद बड़े चलो में, ये पूरी कविता मुझे याद थी, बहुत ज़बरदस्त है कविता। ये कौन से तो अभी छंद में लिखी गई है, और जो रावण का एक सॉन्ग है देखो उस छंद में लिखी गई है, बहुत ज़बरदस्त कविता है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक चिप कर चलते हो क्यों, राक्षस गाना, बहुत बड़ा गाना है। नाटक 3 नाटक है, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त और द्रोसावनी। आहत वेदना मिली विदाई देव से, मधु कब एक कली का है, पाया जिसने प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भार अनुराग। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा बना है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो वही और एक बार दोहराना चाहूँगा, पहले जो बोला है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्या क्या मेरे से गलती हो रही है, और मेरे साथ चैनल में बने रहिए। थोड़े बहुत चैनल वाले क्या है, मस्का लगा के ऐसे वैसे करके आपको हंसा फुसला के बता तो देते हैं, लेकिन सीरियसनेस नहीं आती वहाँ पे। आपको एंजॉयमेंट आता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता। जो चैनल आपको बोर लगती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी चैनल आपको बोर लगती है, लेकिन जो सीरियसनेस से पढ़ा है, जो चिल्ला नहीं रहा है, आड़े तेरे चिल्लाना, आड़े तेरे स्पीड में बात करना, ये वो करना, वैसे चैनल से थोड़ा दूरी रहिए। क्योंकि अगर आपको अच्छा लगे तो देखिए, लेकिन वो बस आपके माइंड को अपनी चैनल की तरफ खींचना चाहते हैं, बस उससे छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। जो चैनल क्वालिटीबल है, कुछ पढ़ा रहे, कुछ आपको देखने और सीखने को मिल रहा है। अगर एक चैनल वाला अगर आपको अपना मुंह दिखा के पढ़ रहा है तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको लगता है ना कि अगर एक आदमी एक मतलब देखने, सूंघने और छूने से क्या है वो अपनी याददाश्त में उसको रख सकता है, तो आप उसका मुंह देख के आप सुनोगे तो आप कहाँ तक सीख पाओगे? तो अगर आप देखते भी हो और सुनते भी हो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा वो विषय। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आप आगे बढ़ाने में अपना कीमती समय दे रहे हैं। धन्यवाद, और अच्छे से रहिए, कोरोना में अपना ख्याल रखिए और डरना नहीं है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे एक ना एक दिन, फूटेगा ही फूटेगा। कोशिश हमेशा जारी रहेगी।